दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। आगे की कहानी को शुरू करते हैं। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने बेडरूम में सोने चले गए। थके होने के कारण वो जल्दी ही सो गए। सुबह किचन में खटपट की आवाज से आदित्य की नींद खुली। उसने देखा कि मधु नहा धोकर किचन में मौजूदा सामान से नाश्ता और खाने की तैयारी कर रही थी। घर में झाड़ू पोछा सब हो चुका था। आदित्य तो सप्ताह में एक दिन ही घर की सफाई करता था। घर की सारी चीजें सरीके से रखी हुई थी। पूजा घर में दिया और अगरबत्ती भी जल रही थी। यहाँ तक कि उसके माँ और पिताजी की तस्वीर के सामने भी अगरबत्ती जल रही थी। सच में एक स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है, उसे ये एहसास हो चुका था। मधु ने आदित्य से कहा, जल्दी ब्रश कर लो, फिर चाय पीते हैं। उसके ब्रश करने तक मधु 2 कप चाय बनाकर ले आई और दोनों चाय पीते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। आदित्य ने कहा, कितनी सुबह उठ गई थी और इतना सब काम करने की क्या जरूरत थी? मुझे उठा दिया होता। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कह तो ऐसे रहे हो जैसे मैं कोई अजंबी हूँ। हमेशा ही तो सुबह उठकर ये सब करती हूँ। अब जल्दी नहाकर तैयार हो जाओ, तब तक नाश्ता रेडी करती हूँ। आदित्य मधु की बातों से मंत्रमुग्ध सा होकर नहाने चला गया। उसके तैयार होने तक मधु ने नाश्ता टेबल पर लगा भी दिया था। तभी डोरबेल बजती है। कल रात का ऑनलाइन शॉपिंग से ऑर्डर किया सामान डिलीवरी करने वाला आया था। उससे सामान लेकर आदित्य मधु को कहता है कि मैं बैंक से आने के बाद इन सबको जमा दूंगा, तुम परेशान मत होना। वह अपना बैग लेकर निकलने लगा कि तभी मधु ने उसे टोका। उसने पानी की बोतल और टिफिन पैकर आदित्य को दिया और कहा कि लंच टाइम में खाने के बाद फोन करके बताना कि खाना कैसा बना है। फोन से उसे याद आया कि अभी तक उसका मोबाइल नंबर मधु के पास नहीं होगा। अस्पताल से भी जो उसने फोन किया था वो तो नर्स के फोन से ही किया था। इसलिए मधु को अपना मोबाइल नंबर, घर के लैंडलाइन फोन, सोसाइटी के महत्वपूर्ण नंबर और अन्य जरूरी नंबरों की जानकारी दी। कुछ सामान आदि खरीदना हो तो उसके लिए 2000 रुपये देकर निकल गया। आदित्य को याद आया कि 2 साल पहले तक वह इसी तरह से टिफिन लेकर रोज ऑफिस जाया करता था। उसे कितना अच्छा लगता था जब माँ लंच टाइम पर उसे फोन करके पूछती थी कि बेटा खाना खाया या नहीं। कई बार काम ज्यादा होने के कारण यदि वो खाना नहीं खा पाता तो माँ को झूठ ही कह देता था कि उसने खाना खा लिया, लेकिन माँ समझ ही जाती थी कि वो झूठ बोल रहा है। ऑफिस पहुंचकर आदित्य फिर से अपने काम में बिजी हो गया था। लंच टाइम में जब चपरासी उससे खाने का ऑर्डर लेने आया तो आदित्य को याद आया कि आज वो टिफिन लेकर आया है। अभी तक तो रोज वह चपरासी ही पास के रेस्टोरेंट से आदित्य के लिए खाना लाया करता था। आदित्य ने उसे कहा कि वो टिफिन लेकर आया है तो वह चपरासी अचरज में पड़ गया। आदित्य को ढंग से खाना बनाना नहीं आता था। उसकी माँ भी नहीं थी और शादी भी नहीं हुई थी। ये बात तो बैंक के सभी लोग जानते थे। तो क्या आदित्य ने शादी कर ली थी? उस चपरासी का ही नहीं, वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों के मन में भी यही प्रश्न था। अपने माता पिता के जाने के बाद आदित्य अंतर्मुखी हो गया था, इसलिए किसी स्टाफ की हिम्मत नहीं हुई कि उससे इस बारे में बात करें। वह दिखने में आकर्षक था, ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर था, अच्छी तनख्वाह, अच्छा स्टेटस और चरित्रवान व्यक्ति था। इसलिए उस ऑफिस में ही काम करने वाली 2-3 महिला सहकर्मियों ने भी उस पर डोरे डालने की कोशिशें की, मगर आदित्य ने किसी को घास भी नहीं डाली। लगभग आधे घंटे बाद जब घर के नंबर से फोन आया तो आदित्य समझ गया कि वह मधु ही होगी। किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह आदित्य उसे बताने लगा, मैंने समय पर खाना खा लिया था। आप बहुत लजीज खाना बनाती हो। आपने खाना खाया कि नहीं? मैं जल्द आने की कोशिश करूंगा। आदित्य के कैबिन से उसके फोन पर बोलने की आवाज और उसके हावभाव देखकर सभी को यकीन हो गया था कि आदित्य ने शादी कर ली है। कुछ देर बाद असिस्टेंट मैनेजर अनुराग किसी काम के बहाने से आदित्य के कैबिन में जाता है और उसके साथ चाय पीने की जिद करता है। चाय पीते पीते ही
वह इशारे से आदित्य से पूछता है, सर भाभी जी के हाथ की चाय कब पिलवाएंगे आप? आदित्य ने हंसकर कहा, जब शादी हो जाएगी। तब वो असिस्टेंट मैनेजर चकरा गया पर अपने बॉस से कोई फालतू से सवाल करके उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। 6 बजे करीब आदित्य ने फिर उस असिस्टेंट मैनेजर अनुराग को बुलाया और उसे बाकी का काम सौंपकर घर के लिए निकल गया। वहां स्टाफ को तो यकीन हो चला था कि या तो आदित्य ने शादी कर ली है या किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में आ गए हैं। इधर आदित्य भी घर की तरफ तेजी से जा रहा था। उसे लंबे समय बाद घर जाने की ऐसी बेसब्री हो रही थी। घर की डोरबेल बजते ही मधु ने मुस्कुराकर आदित्य का स्वागत किया और उसके फ्रेश होने तक चाय और नाश्ता बना लाई। घर को बहुत खूबसूरती से सजा दिया था। जो सामान सुबह मंगाया था वो उसने तरीके से जमा दिया था। कुछ सब्जियां और फल भी मार्केट से मंगवा लिए थे। आदित्य को यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसी हादसे का अंजाम इतना खूबसूरत भी हो सकता है। वह चिराग लेकर भी ढूंढता तो भी उसे मधु की तरह लड़की नहीं मिलती। लेकिन नहीं, वह उसकी नहीं, विशाल की पत्नी थी। उसे मधु की बीमारी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मधु की याददाश्त गई है पर उसकी तो नहीं। इसलिए मन मारकर आदित्य ने अपनी हसरतों को दबा दिया। मधु के आकर्षक रंग रूप, उसके लुभावने अंदाज और उसके बनाए खाने आदि से उसने खुद को अप्रभावित रखा। रात का खाना होने के बाद आदित्य ने मधु से उसके बारे में अधिक जानकारी लेनी चाहिए। मधु, क्या तुम्हें अपने किसी रिश्तेदार की याद नहीं आती? तुम कहो तो हम उनसे मिलकर आते हैं। मधु ने उसकी ओर गुस्से से देखकर कहा, क्यों, क्या तुम जानते नहीं कि मेरे माता पिता तो है नहीं, और वह दूर के चाचा जी से तो तुम शादी के बाद से ही नफरत करते हो। अब भला और कौन सा रिश्तेदार आ गया जिससे मिलने जाएं? हम आदित्य मधु के बारे में जितना जानने की कोशिश करता उतना ही उलझकर रह जाता था। अब तक उसे मधु के बारे में इतना ही पता चला कि वह उसी की तरह लगभग बेसहारा ही थी। आदित्य जल्द ही अपने रूम में सोने चला गया। मधु अभी टीवी में कोई सीरियल देख रही थी। वह भी बाद में अपने कमरे में सोने चली गई। उसे आदित्य की बेरुखी अखर रही थी। दूसरे दिन फिर उसी तरह मधु ने टिफिन देकर प्यार से आदित्य को रवाना किया। इसी तरह एक सप्ताह कब हंसते खेलते निकल गया मधु और आदित्य को पता ही ना चला। एक दिन ऑफिस में आदित्य का बेहद सिर दर्द हो रहा था, जिस कारण वो लंच टाइम बाद छुट्टी लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। मधु परेशान हो जाएगी, ये सोचकर उसने मधु को फोन करके सूचित नहीं किया। लगभग 4 बजे के करीब जैसे ही आदित्य अपने फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचा और उसने डोर बेल बजाने को हाथ बढ़ाया, उसे मधु के फोन पर बोलने की आवाज आती है। ऑपरेटर मी शर्मा को फोन कनेक्ट करिए, उनसे जरूरी काम है। दूसरी तरफ से शायद ऑपरेटर ने फोन ट्रांसफर करने में असमर्थता जाहिर की थी। मधु ने चिल्लाकर कहा, आप उन्हें बोलिए कि उनकी बेटी रिया का फोन है। शायद ऑपरेटर ने फोन उसके पिता को ट्रांसफर कर दिया था। मधु की आवाज आती है, पापा, मैं रिया बोल रही हूँ। मैं आपको आखिरी बार फोन कर रही हूँ। इसके बाद कभी बात नहीं करूंगी। पिछले 1 सप्ताह से आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये ऑपरेटर कभी आपको व्यस्त बताते हैं, कभी आप ऑफिस में नहीं है करके टाल देते हैं। पापा, आप माँ से कहिए कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी का एक टुकड़ा भी नहीं चाहिए। मुझे अपना मुकाम मिल चुका है। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी निकाल लूंगी और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। शायद आपकी भी यही इच्छा होगी, कहकर मधु ने फोन कट कर दिया। मधु की ये सारी बातें सुनकर तो मानो आदित्य के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वह मन ही मन सोचने लगा, तो ये मशहूर बिजनेसमैन संजय शर्मा की इकलौती बेटी रिया शर्मा है। फिर इसने याददाश्त जाने का झूठा नाटक क्यों किया? आदित्य, जो कि अब तक मधु से एकतरफा प्यार कर रहा था, उसके इस धोखे से वो टूट गया। मधु उसे कितना मूर्ख बना रही थी और वह उसे सीधी साधी लड़की समझ रहा था। आदित्य अचंभित सा होकर घर जाने से पहले इस रिया बजाज के बारे में अधिकतम जानकारी लेना चाहता था। इसलिए उसने घर जाने का विचार छोड़कर पास के पार्क में बैठकर फेसबुक में रिया शर्मा के नाम की फेसबुक
इंस्टाग्राम की प्रोफाइल सर्च की। मधु से मिलती प्रोफाइल पिक्चर वाली प्रोफाइल पर सर्च करके देखा। वह रिया शर्मन ही थी। मधु के इस घरेलू टाइप रूप से अलग एकदम मॉडल लड़की थी। वो वेस्टर्न कपड़ों में उसके सैकड़ों फोटोज थे, जिन्हें लाइक और कमेंट करते हजारों लड़के और लड़कियां। रिया हर एक के कमेंट पर प्यार से रिप्लाई भी करती थी। 5,000 के लगभग फ्रेंड्स, 20,000 से ज्यादा फॉलोवर्स। युवा दिलों की आइकॉन थी रिया शर्मा। फिर वह मधु के नाम से मेरे यहाँ क्यों रह रही है, वह भी साधारण लड़की की तरह। आदित्य ने उसकी लास्ट पोस्ट देखी, जो कि करीब 12 दिन पहले की। उसमें रिया ने अपने एक्सीडेंट के बारे में लिखा था। अगली पोस्ट पर उसकी एक्सीडेंट वाली जगह की लाइव लोकेशन की पोस्ट थी। कमाल की बात ये थी कि आदित्य को कमेंट्स में एक भी शख्स ऐसा नहीं दिखा जिसने उसे ये मैसेज किया हो, तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारी मदद करने लोकेशन पर आता हूँ। क्योंकि एक्सीडेंट की पोस्ट कर बाद से रिया की फेसबुक वॉल पर कोई भी पोस्ट नहीं थी, आदित्य समझ गया था कि उसके बाद रिया बेहोश हो गई होगी। फिर किसी ने उसके मोबाइल और पर्स को चुरा लिया होगा। परंतु क्या उसकी ऐसी दशा में उसके पिता मदद के लिए नहीं आई होगी? इतनी पॉपुलर लड़की 12 दिन से फेसबुक पर नदारद है, तो उसके किसी दोस्त ने उसकी खबर लेने की भी कोशिश ना की। आखिर क्यों घर में सारी सुविधाएं होने के बाद भी रिया मधु जब बनकर उसके साथ बीवी की तरह रहकर घर के सारे कामकाज खुशी खुशी कर रही है? कहीं वह किसी अपराध से बचने के लिए तो नहीं वह ऐसा कर रही है? आदित्य को लगा कि वह अभी इंस्पेक्टर को फोन करके इस बहरूपिया लड़की को जेल में भिजवा दे, लेकिन उसे याद आया कि उस लड़की ने चोरों की तरह कोई हरकत भी नहीं की थी। हालांकि उसके सुपुर्द तो आदित्य का पूरा घर ही था। रिया ने भले ही उसे विशाल के नाम से पति के रूप में दर्शाया था, लेकिन उस बात का नाजायज फायदा उठाकर कभी उसने आदित्य के करीब जाने की कोशिश नहीं की। यानी कि रिया भले ही पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थी, पर एक संस्कारी लड़की थी। इसलिए आदित्य ने निश्चय किया कि अब पहले वो घर जाकर एक बार रिया से सारे सवाल करेगा। यदि उसे उनका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो ही वह इंस्पेक्टर की मदद से इस मामले की तह तक पहुंचेगा। शाम के 6 बजने वाले थे। आदित्य दोबारा अपने घर के सामने पहुंचकर डोरबेल बजाता है। रिया यानी मधु दरवाजा खोलती है और सामने उसे पाकर आश्चर्य से भर जाती है। पूछती है, क्या हुआ विशाल, आज 6 बजे ही आ गए? आदित्य ने फीकी सी मुस्कान देते हुए कहा, कुछ नहीं, सिर में दर्द हो रहा था इसलिए आज जल्दी आ गया। मधु ने कहा, चलो अच्छा हुआ कि तुम घर जल्द आ गए, फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। चाय के बाद भी अगर सिर दर्द दूर नहीं हुआ तो मैं बाम लगा दूंगी, तो आपको आराम मिलेगा। आदित्य फ्रेश होकर आया। मधु के हाथों की गर्मा-गर्म अदरक वाली चाय को पीकर उसे आराम मिला, परंतु तो वो फिर भी मधु से रिया वाली बात कैसे पूछे सोचकर थोड़ा परेशान था। मधु को लगा कि उसका सर दर्द ठीक नहीं हुआ, इसलिए वो कमरे से अमृतांजन लेकर आ गई। आदित्य को सोफे पर ही लेटने को कहा, फिर स्वयं कुर्सी लेकर उसके बगल में बैठकर धीरे धीरे आदित्य का सिर दबाने लगी। आदित्य को उसके नरम हाथों से हुई मालिश से बहुत आराम मिल रहा था। उसे एक बार फिर से अपनी माँ की याद आ गई थी। अचानक आदित्य मधु के हाथों को सिर से झटकाते हुए उठ बैठा और मधु से बोला, तुम बहुत अच्छा सिर दबाती हो। मिसरिया शर्मारिया के हाथ से घबराहट में अमृतांजन की डब्बी गिर गई। हाथ थरथर कांपने लगे और चेहरा डर से फीका पड़ गया था। आदित्य ने कहा, मैं सिर दर्द के कारण करीब 4 बजे ही घर पर आ गया था। डोरबेल बजाने ही वाला था कि मैंने तुम्हें अपने पिता संजय शर्मा से बात करते सुना, जिसमें तुमने अपना परिचय रिया के रूप में बताया था। इसलिए मैं कॉलोनी के गार्डन में बैठकर अपने लैपटॉप में फेसबुक और इंस्टाग्राम से तुम्हारी सारी कुंडली पढ़कर आया हूँ। अब सच सच बताओ कि इतना सब नाटक क्यों किया? तुम मुझसे क्या चाहती थी? आदित्य की बात सुनते सुनते रिया की आंखों से आंसू आ रहे थे। उसने कहा कि ये सच है कि मैं तुम्हें धोखा देकर, झूठ बोलकर यहाँ आई हूँ, पर मुझे तुम्हें धोखे में रखकर कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना था। मैंने तुम में वह सच्चा साथी पाया जो मुझे आज तक नहीं मिला था।
आदित्य में अपने पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए उन्होंने मुझे बचपन में खूब लाड प्यार से पाला। पिता संजय शर्मा बेहद अमीर थे, इसलिए उन्होंने कोई भी इच्छा पूर्ण करने से मुझे कभी नहीं रोका। नतीजतन मैं जिद्दी और नखड़ी होती गई। पिताजी के पास बहुत पैसा था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई मेरे बारे में कुछ बोलकर उन्हें नाराज कर सकें। उल्टे मेरे दोस्तों ने मुझे खूब झूठी प्रशंसा करके चढ़ाए रखा। सब कुछ मन मुताबिक ही चल रहा था कि तभी 2 वर्ष पूर्व एक कार के हादसे में मेरी मां गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि ड्राइवर को मामूली खरोंचे आई थी। पर हमारी कार जिस कार से टकराई थी, उसमें भी 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इसलिए हमारा ड्राइवर डर के मारे मौके से फरार हो गया था। नतीजतन बहुत खून बहने के कारण मां को बचाया नहीं जा सका। मां के चले जाने के बाद मेरी दुनिया ही बदल गई थी। पिताजी ने तो अपना सारा ध्यान बिजनेस की तरफ ही फोकस कर दिया था, इसलिए वह ज्यादा तनाव में नहीं रहते थे, लेकिन मुझे अकेलापन बहुत कचोटता था। पिताजी ने मेरे लिए महंगा आईफोन लाया था, तो इस अकेलेपन में व्हाट्सएप और फेसबुक पर नए नए दोस्त बनाने लगी। रोज ही नए नए फोटोज अपलोड करने लगी, तो मेरे दोस्तों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। उनके लाइक्स और कमेंट्स मुझे हमेशा ग्लैमर्स बने रहने की प्रेरणा देते थे। मैं उन सब के बीच अपने आप को किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं समझती थी। इस फेसबुक की दुनिया में आकर मैं अपनी माँ तक को भी अब भूल चुकी थी। कोई रोक टोकने वाला तो था नहीं, इसलिए इस आभासी दुनिया में आकर मैं वास्तविक दुनिया भूल चुकी थी। सब कुछ मजे से चल रहा था कि एक दिन पिताजी शाम को आकर मुझे बोले कि मुझे पता है कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद से ही तुम अकेलापन महसूस करती हो। तुम्हारे लिए घर में बातचीत करने और ध्यान देने वाला कोई चाहिए, इसलिए मैंने शादी का फैसला किया है। मुझे लगा कि वह मेरी शादी की बात कर रहे हैं, पर वह तो खुद की शादी की बात कर रहे थे। 2 दिन बाद ही उन्होंने अपनी नई सेक्रेटरी गीता से शादी कर ली। गीता मेरे से महज 4 वर्ष ही बड़ी थी। पिताजी की इस हरकत से मुझे गहरा सदमा पहुंचा। गीता ने शुरू में मेरे से बनावटी प्यार जताने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही वह भी अपने रंग में आ गई। उसने प्रॉपर्टी के लिए ही पिताजी से शादी की थी, क्योंकि उसकी राह का सबसे बड़ा अड़ंगा मैं ही थी। इसलिए उसने मेरे पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। माँ के रहते मैंने कभी किचन में जाकर चाय तक नहीं बनाई थी, पर अब चाय, नाश्ता, खाना बनाना यहाँ तक कि झाड़ू पोछा और बर्तन धोने तक का काम मुझे दे दिया गया। सभी काम वाली बायों की छुट्टी कर दी थी। उसने जब पिताजी ने इस बारे में गीता को टोका, तो उसने कहा कि ये सब वह मेरे भले के लिए की कर रही है। हर लड़की को सब कुछ आना चाहिए। क्या पता शादी के बाद इसे ऐसा ससुराल मिला जहाँ ये सब करना पड़ेगा, को ये कैसे करेगी सब। पिताजी गीता के प्यार में इतना डूब चुके थे कि उन्हें भी गीता का ये सब करना बुरा नहीं लगता था। मैं दिन भर काम से थक हार कर जब अपने बेडरूम जाती तो फिर व्हाट्सएप और फेसबुक की रंगीली दुनिया में खो जाती थी। बल्कि यूं कहूं कि वही दुनिया मेरे जीने का साधन थी तो गलत नहीं होगा। मैं समझती थी कि कोई मेरे सुख दुख का सच्चा साथी होगा, जो मेरे से सच्चे दिल से प्रेम करें। लेकिन सभी लड़के एक जैसे ही निकले। सब मेरे ग्लैमर रूप पर फिदा थे। मेरी अपनी शख्सियत की उनको कोई कीमत नहीं थी। तभी तो 2-4 बार हाय हेलो के बाद मैसेंजर पर सीधा बेहुदा चैट पर आ जाते थे। ऐसे में उन्हें ब्लॉक करने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्योंकि मेरा घर से बाहर आना जाना बंद था, इसलिए मेरा मानना था कि मेरा जीवन साथी मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम से ही मिलेगा। मैं हर किसी अच्छे सुंदर दिखने वाले लड़के की प्रोफाइल पर जाकर उसकी डिटेल्स चेक करती। यदि वह बैचलर होता तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती थी। इधर पिताजी की मेरे प्रति बेरुखी और गीता के साथ आसक्ति बढ़ती जा रही थी। वह मेरी मौजूदगी में भी गीता को बाहों में भर लेते और चूम लेते थे। गीता का मेरे साथ दुर्व्यवहार बढ़ता ही जा रहा था। उसके आने के बाद से मैंने कोई नई ड्रेस जूते तक नहीं खरीदे थे। अब गीता की नज़रों में मेरे फेसबुक और व्हाट्सएप के दोस्त भी खटकने लगे थे।
वह किसी फ्रिजी आईडी से मेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम फ्रेंड बनकर मेरी पोस्ट पर नजर रखने लगी, क्योंकि मैं सिर्फ रात को ही सारे काम निपटाने के बाद अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट चलाती थी। गीता ने चुनचकर मेरे फेसबुक फ्रेंड्स के बेहुदगी भरे कमेंट्स, जिन्हें पढ़ते ही मैं उन्हें ब्लॉक कर देती, का स्क्रीनशॉट लेकर पिताजी को भड़काना शुरू कर दिया था। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, उस दिन सुबह भी उसने ऐसी ही कोई पोस्ट का स्क्रीनशॉट दिखाकर पिताजी को भर दिया कि यह तो रात दिन अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के दोस्तों के साथ गुलछरे उड़ाती है, न जाने कितनों के साथ ताल्लुकात हैं इसके। गीता की बात सुनकर पिताजी ने बिना मेरी बात सुने ही मुझे झापड़ मारकर कहा, यदि तुझे ऐसे ही गुलछरे उड़ाने हो तो मेरे घर में तेरी कोई जगह नहीं है, तू अभी इस घर से निकल जा। पिताजी बातें मुझे इतनी बुरी लगी कि मैं उसी वक्त घर से निकल गई। मेरे हाथ में बस मेरा वही आईफोन था और कुछ भी नहीं, पर्स भी नहीं, कुछ पैसे पास नहीं थे, इसलिए भूखी प्यासी पैदल चलते हुए जा रही थी। रास्ते में फेसबुक के अपने क्लोज फ्रेंड से भी मदद मांगने की कोशिश की, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं बुरी तरह टूट चुकी थी। मुझे उस आभासी दुनिया की कड़वी सच्चाई का पता चल चुका था। फिर भी मुझे उम्मीद थी कि शायद पिताजी मुझे फोन करके बुला लेंगे। मैं तो उनकी अपनी बेटी थी। लेकिन दोपहर 2:30 तक भी उनका कोई फोन या मैसेज नहीं आया। किसी भी दोस्त ने मेरी कोई मदद नहीं की। मुझे लगा कि मेरे पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो अपनी जान दे दूं या घर जाकर पिताजी और गीता से माफी मांगकर फिर उसी जिल्लत भरी जिंदगी में वापस चली जाऊं। मैं इन्हीं ख्यालों में चली जा रही थी कि अचानक एक तेजी से आती कार ने मुझे जोर से टक्कर मार दी और मुझे मरा समझकर फरार हो गए। मैं किसी तरह दर्द से करहाते हुए सरक कर किनारे तक नहीं पहुंचती तो कब की कोई गाड़ी मेरे ऊपर से निकलकर मेरा कचूमर निकाल चुकी होती। मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। मैं मदद के लिए सभी से गुहार लगा रही थी, मगर कोई भी गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए मजबूरन मैंने अपने पिताजी को फोन लगाया, पर उन्होंने फोन पर बिना मेरा कुछ सुने ही बोल दिया कि मेरे लिए तू मर चुकी है, अब मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने इस उम्मीद से फेसबुक पर अपनी दुर्घटना की सूचना दी और लाइव लोकेशन शेयर की कि शायद कोई मेरी इस दयनीय हालत पर तरस खाकर मेरी मदद कर दे। परंतु 2 घंटे में भी कोई मदद को नहीं आया। जो मैसेजेस थे वो सिर्फ दिखावटी संवेदनाओं के ही थे। मेरी किसी ने भी मदद नहीं की। मुझे इसी बात का सबसे ज्यादा अफसोस था कि करीब 5000 फ्रेंड्स और 20,000 से ज्यादा फॉलोवर्स होने के बाद भी मुझे कोई एक सच्चा दोस्त भी नहीं मिला। तो इन सब में टाइम बर्बाद करने का क्या फायदा? अधिक खून बहने के कारण मैं बेहोश हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर कोई शायद मेरा आईफोन भी चुरा ले गया होगा। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को उस मल्टीस्पेश अस्पताल में एडमिट पाया। होश आने पर नर्स ने बताया कि किस तरह आपने मुझे एक अजनबी होने के बाद भी निस्वार्थ भाव से मदद की। 2 साल पहले जब आपके माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था, वह आपको तब से ही जानती थी। उसी ने बताया था कि आप बैचलर हैं, बैंक में मैनेजर हैं, अकेले ही रहते हैं और बहुत सभ्य इंसान हैं। इसलिए मैं आपको बिना देखे ही अपना पति मान चुकी थी। यदि मैं अपनी सही पहचान बताती तो आप लोग मुझे फिर मेरे पिताजी के पास उस नर्क समान जिंदगी जीने के लिए छोड़ देते। इसलिए आपके आने से पहले ही मैं याददाश्त खोने वाले नाटक की स्क्रिप्ट तैयार कर चुकी थी। आप बैंक मैनेजर नहीं भी होते, दिखने में बुरे भी होते तो भी मैं आपको ही अपना पति मानती। फिर आप तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा हैंडसम निकले। मैं किसी विशाल को नहीं जानती नहीं। मेरा नाम मधु है। अब मैं अपने बारे में पूरी कहानी बता चुकी हूँ। यदि आपको इसके लिए कोई सबूत चाहिए हो तो वह भी मिल जाएंगे। मेरे घर जाकर पिताजी से मिलकर आप सारी जानकारी ले सकते हो। आदित्य बहुत गौर से रिया की बात सुन रहा था। उसे रिया की बातों में सच्चाई लग रही थी। फिर भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने रिया से कहा, मेरे 2 सवालों के जवाब देना पड़ेगा।
एक मेरे लैपटॉप से अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लॉगिन करो। मुझे तुम्हें दिखाना है कि तुम्हारे दोस्तों का तुम्हारे लिए क्या विचार है। कहीं दोबारा तुम उनकी बातों से आकर उसी आभासी दुनिया में ना डूब जाओ। तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट किस दिन हुआ था और कैसे हुआ था? रिया ने आदित्य के लैपटॉप पर अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी ओपन किए। लगभग 15 दिनों में उसके 300 से ज्यादा नोटिफिकेशन थे। बहुत से मैसेंजर पर भी मैसेजेस थे। वो आदित्य के साथ उन मैसेजेस को पढ़कर गुस्से उबलती जा रही थी। और ये देखकर आदित्य जोर से ठहाके मारकर हंस पड़ा। आखिर मैसेजेस ही ऐसे थे। टेक केयर स्वीटी, आई एम मिसिंग यू बेबी। और सबसे फनी तो ये था, 1 हफ्ते से कोई अपडेट नहीं है, कहीं मर तो नहीं गई? आदित्य चहकते हुए बोला, तो इन फेसबुक के नोट की बाजों में तुम्हें अपना जीवन साथी मिलता। ऐसा करो, आराम से 1 हफ्ते का टाइम और ले लो, एक बार फाइनल सर्च कर लो, कहीं तुम्हें मुझसे बेहतर मिला तो बाद में अफसोस ना हो। रिया का चेहरा गुस्से और शर्म से तमतमा रहा था। उसे खुद की बेवकूफियों पर गुस्सा आ रहा था, वही आदित्य के तानों से शर्मा रही थी। उसने आदित्य से कहा, यदि मेरी हंसी उड़ाकर तसल्ली हो गई हो तो मैं ये अकाउंट डिलीट कर दूं। मुझे नहीं रहना उस मतलबी आभासी दुनिया में। आदित्य ने कहा, तुम्हारी प्रोफाइल ओपन थी, इसलिए मैं वो सब मैसेजेस पहले ही शाम को गार्डन में बैठे बैठे तुम्हारी फेसबुक वॉल पर देख चुका था। तभी समझ आया था कि तुम बेहद मासूम हो और तुम्हारा बचकाना अभी तक नहीं गया था। पर मैं तुम्हें ये सब इसलिए पढ़वाना चाहता था कि तुम्हें पता तो चले कि तुम्हारे ये फेसबुक के दोस्त तुम्हारे कितने मददगार हैं। इसलिए अब मन पक्का करके इस आभासी दुनिया से वास्तविक दुनिया में आ जाओ। रिया ने बिना देर किए अपनी फेसबुक और उससे लगी इंस्टाग्राम की आईडी परमानेंटली डिलीट की और आदित्य की तरफ देखकर कहा, और दूसरे प्रश्न का जवाब है 10 जनवरी 2019। इस दिन मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ था। एक ब्रिज के पास सामने से आती कार से सीधे टकरा गई थी। क्या कहा उसी दिन तो ओ है, तो वह तुम्हारे ड्राइवर की गलती से एक्सीडेंट हुआ था। उसी में तो मेरी माँ और पिताजी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिससे बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। विधि का विधान तो देखो, एक हादसे में हम दोनों ने अपने परिजनों को हमेशा के लिए गवा दिया और दूसरे हादसे में तुम्हें मिला दिया। रिया भी आदित्य की बात सुनकर हैरान हो गई थी। उसे भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे 2 हादसों ने उसकी जिंदगी को निर्णायक मोड़ पर ला दिया है। तभी आदित्य ने घड़ी देखी तो 9 बज रहे थे। उसने रिया से कहा, भूख लगी है, कुछ बनाकर खिला दो, तब तक मैं 2 जरूरी काम निपटा लेता हूँ। रिया किचन में खाना बनाने लगी। वह सोच रही थी कि आदित्य ने तो उससे सब कुछ पूछ लिया, पर यह बताया ही नहीं कि उसे मैं पसंद हूँ या नहीं। तभी आदित्य डॉक्टर को फोन करके स्पीकर ऑन करके उस डॉक्टर याद दिलाता है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि मधु के मामले में कोई कानूनी दिक्कत आए तो आप मेरे पक्ष में गवाही देने को तैयार हो। डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल याद है, पर कौन सी दिक्कत आ गई? क्या उसका पति प्रेमी मिल गया? आदित्य ने कहा, हाँ जी, यही बात है। अब उसकी शादी उसके प्रेमी से कराने के लिए आपको गवाही देनी होगी। आपके साथ ही इंस्पेक्टर साहब की भी मदद लगेगी इसमें। डॉक्टर ने परेशान होकर इंस्पेक्टर को भी कॉन्फ्रेंस कॉल में ऐड कर लिया। इंस्पेक्टर ने आदित्य से पूछा कि कौन है उसका प्रेमी और तुम उससे क्यों शादी कराना चाहते हो? आदित्य ने कहा कि मैं ही उसका प्रेमी हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसके बाद उसने पूरी बात विस्तार से बताई। इंस्पेक्टर ने कहा कि वो संजय शर्मा को जानता है, पर वह इतना मतलबी होगा कि अपनी बेटी को भी अपने स्वार्थ की खातिर छोड़ देगा। सोच भी नहीं सकता था। खैर, एक बार तुम दोनों को हमारे साथ उसके यहाँ चलना होगा, ताकि रिया के शिनाख्त की औपचारिकता पूर्ण हो सके। उसके सर्टिफिकेट और पहचान पत्र आईडी संजय शर्मा के यहाँ से लेना ना भूलना, नहीं तो कोर्ट मैरिज में हमारी गवाही भी काम नहीं आएगी। रिया किचन में खाना बनाते बनाते फोन की सारी बातें सुनकर खुश हो रही थी। उसके बिना पूछे ही आदित्य ने शादी के लिए हामी भर दी थी। अगले दिन आदित्य ने छुट्टी ले ली। वह इंस्पेक्टर की गाड़ी से रिया के साथ
संजय शर्मा से मिलता है। आदित्य देखता है कि 15 दिन बेटी न मिलने पर भी उसका बाप जरा भी परेशान नहीं है। इसलिए तो रिया वास्तविक दुनिया की जगह आभासी दुनिया में जीना पसंद करती थी। इंस्पेक्टर ने संजय शर्मा से पूछा कि क्या यह आपकी बेटी है? उसने कहा है नहीं थी। मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया। अब उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। इंस्पेक्टर ने कहा, अब उसे आपके घर में रहना भी नहीं है। बस आप रिया के सारे ओरिजिनल दस्तावेज, सर्टिफिकेट और आईडी दे दीजिए। उन पर तो उसका अधिकार है। उसके बाद उसे भी आपसे कोई मतलब नहीं होगा। संजय शर्मा लाचारी से सिर हिलाकर रिया को डॉक्यूमेंट्स देने को हामी भरता है और उसे उसकी अलमारी की चाबी देता है। अपने सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स लेकर रिया बोझिल कदमों से अपने पिता के घर से विदा हो रही होती है। तभी आदित्य उसका हाथ पकड़कर साथ चलने लगता है। इंस्पेक्टर के साथ ही वो कोर्ट मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाकर घर वापस आते हैं। घर पहुंचते ही आदित्य रिया को गले से लगाकर पीठ थपथपाकर कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया जो ऐसे स्वार्थी पिता का घर त्याग दिया। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे आने वाले भविष्य को खुशियों से भर दूंगा। रिया भी आदित्य से लिपटकर रोए जा रही थी, पर आज यह उसके खुशी के आंसू थे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले।